बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि जब से कुसुम के मरने की खबर सुनी थी, शिवन के लिए जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई थी और आज सबसे दूर शिवन एक कुटिया में रह रहा था और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था और कोई नहीं जानता था कि शिवन सबसे दूर कहाँ रह रहा है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। शाम को मैं भोलाराम के घर गया। भले उसका घर छोटा था पर चीजें व्यवस्थित ढंग से सजी थी और मुझे बैठने के लिए उसने कुर्सी दी। कहाँ है गुड़िया रानी, मैंने कहा। तभी भोलाराम की बेटी नीलम आई और मेरे चरणों को स्पर्श किया। खुश रहो बेटी, खूब पढ़ो और देश का नाम ऊंचा करो, मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा। धन्यवाद बाबा, बच्ची ने मुझे देखते हुए कहा। बाबा, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जब आप पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे? नीलम ने कहा। उसकी बातों में गहराई थी। वो मुझसे प्रेरित कैसे हो सकती थी? मैं उसके लिए एक अच्छा उदाहरण था ही नहीं। मैं मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखो गुड़िया रानी, मेरी ये जिंदगी मैंने चुनी है। मेरे अनुसार यही जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। शिक्षा शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम निडर होकर आगे बढ़ सकती हो। जी बाबा, खूब मन लगाकर पढ़ना बेटिया। जी बाबा। कुछ देर बाद भोलाराम और बाकी सभी सदस्यों से बात करने के बाद मैं घर वापस आ गया। भोजन मैंने भोलाराम के घर में ही कर लिया था। कभी कभी जब अकेले बैठा रहता हूँ तो अम्मा की बहुत याद आती है। पता नहीं वो कैसी होगी, मुझे रोज याद करती होगी। वो इसी यकीन में जी रही होगी कि उसका शिवन एक दिन जरूर वापस आएगा। अब वो कॉलेज का शिवन जिंदगी का अलग किरदार निभा रहा था। वो कुसुम के प्यार में पागल शिवन बिल्कुल बदल चुका था। बात बात में कॉफी पीने वाला शिवन अब लोगों के द्वारा दी हुई चाय पीकर ही खुश था। तालियों की आवाज बटोरने वाला शिवन अब लोगों के दुख में शरीक होता था। अम्मा का शिवन अब पूरा बदल चुका था। शिवन अब वो ना रहा जो कुसुम को अपनी बाइक में बिठाकर जमशेदपुर की सड़कों पर घूमता फिरता था। अब शिवन लोगों के दुख को अपना दुख समझकर जिंदगी जीता था। उनके साथ उनके सुख में हंसता था। छत पर कुसुम के हाथों को पकड़ने वाला शिवन अब पूर्णतः बदल चुका था। अम्मा की कॉफी की तलब तो होती है पर जिंदगी ने इतने आंसू पिलाए कि अब डर लगता है उस जिंदगी में वापस जाने में। कावेरी शादी कर चुकी होगी और अब वो मुझे भुला भी चुकी होगी। कावेरी ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। वो मेरी प्रेमिका तो कभी नहीं बन पाई जो वो बनना चाहती थी, पर वो एक अच्छी दोस्त जरूर थी। उसने उस वक्त मुझे सहारा दिया जब मुझे लग रहा था कि मैं पूर्णतः टूट जाऊंगा। बाबा, बाबा, किसी ने बाहर से आवाज दी। मैं अपने कमरे में बैठा था और कुछ किताबें पढ़ रहा था। कौन है? मैंने पूछा। बाबा, मैं कृष्णा। कृष्णा भोलाराम का भतीजा था। पढ़ाई में बहुत तेज था। इस गांव से निकलकर वो दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ता है। पढ़ाई के साथ साथ वहां किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठाता है। हाँ कृष्णा बेटा, अंदर आओ, मैंने कहा। अंदर आकर उसने मेरे चरणों को स्पर्श किया। पता नहीं मैं क्या बन गया था। लोग श्रद्धा भाव से झुकते थे। कभी कभी आप अमीर होकर भी लोगों के हृदय में नहीं बस सकते और कभी कभी आप कुछ भी नहीं होते फिर भी लोग आपसे प्रेम करते हैं। ये सब ईश्वर की अनुकंपा है। वो जो चाहता है वही होता है। लोगों का जीवन में आना जाना शायद ऊपर वाला ही तय करता है। हम सब तो मात्र अभिनय कर रहे हैं। बाबा, उसकी आंखों में नमी थी। हाँ कृष्णा, बोलो, मैंने कहा। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कृष्णा ने कहा। ठीक नहीं कर रहा हूं? क्या ठीक नहीं कर रहा हूं बेटा? मैंने पूछा। शिवन कुमार फकीरा की पहचान को छोड़कर आप यहां इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित था कि इसे ये सब कैसे पता चल गया। क्या कह रहे हो? ना चाह कर भी मेरे चेहरे पर क्रोध था। सही कह रहा हूं। आखिर क्या जरूरत थी? इतना अच्छा सब कुछ तो चल रहा था, नाम शोहरत सब कुछ तो था, फिर अचानक इस तरह गायब हो जाना कोई मतलब ही नहीं है, कृष्णा ने कहा। बेटा मैं खुश हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस कुटिया में जीवन जीकर आप खुश हैं? जो भीड़ आप पर मोहब्बत से टूट पड़ती थी, जो आपकी एक झलक देखने के लिए इंतजार करते थे, इन सभी से दूर होकर आप खुश हैं? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूं, मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा। और कावेरी का क्या? उसने पूछा। कावेरी का नाम सुनते ही मैं चकित रह गया। आखिरकार इसे कहां से पता चल गया था? कावेरी? मैंने चकित होकर कहा। तुम कैसे जानते हो? मैंने पूछा। बाबा,
दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर अगर वो ऊपर वाला चाहे तो रिश्तों के तार को कैसे भी जोड़ देता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में वो कहना क्या चाहता है। बाबा, मुझे तो उसी वक्त ही संदेह हो गया था जब आप शाम को पढ़ाते थे, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। खैर, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, पर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें आपकी तस्वीर थी। हालांकि शुरुआत में मैंने उस किताब को पढ़ा, पर अचानक जब तस्वीर पर नजर गई तो कुछ जाना पहचाना सा लगा। दिमाग पर जोर डालने पर ऐसा लगा कि ये तस्वीर आपकी है। फिर मैंने लाइब्रेरी सर से बात की। उन्होंने मुझे आपकी गुमशुदगी के बारे में बताया। मैं तो ये सोच रहा था कि आप तो अपनी इच्छा से अपने गांव में रहते हैं। बहुत पूछताछ के बाद आपके घर का पता मिला, फिर आपके घर गया। क्या तुम जमशेदपुर गए थे? अम्मा कैसी है? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। कृष्णा मुझे निहारने लगा। मेरी आंखों में आंसू देख वो उदास हो गया। बोलो कृष्णा, मेरी अम्मा कैसी है? वो चुप था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलो कृष्णा, अम्मा कैसी है? मेरी अम्मा कैसी है? मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। क्यों, आप जानकर क्या करेंगे? उसने बड़े रौब से पूछा। मेरी अम्मा है वो, मैंने और जोर से कहा। तो क्यों छोड़कर आ गए? उस माँ का क्या दोष था? प्रेम तो आपने किया था, आपका प्रेम असफल रहा, पर उस माँ की क्या गलती है जो आज भी दरवाजे पर खड़े होकर शिवन का इंतजार करती है, और उसका शिवन है जो कुसुम की यादों में खुद को लुटा चुका है। उसने चीख कर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि कृष्णा रो देगा। मैं कुछ भी न कह सका, बस सर झुकाए उसकी बातों को सुन रहा था। बड़े से बड़े लोग जब असफल हो गए, तब छोटा सा कृष्णा मुझे उपदेश दिए जा रहा था। वो बेचारी आपकी अम्मा कमर में हाथ देती हुई झुककर चलती हुई आपका ही इंतजार करती है। उसकी आंखों में आंसू सूख गए हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, पर उसका हौसला नहीं टूटा। उसे आज भी पूरा यकीन है कि उसका शिवन जरूर आएगा। और वो बेचारी कावेरी आपकी अम्मा की सेवा में ही अपना वक्त गुजारती है। क्या कावेरी जमशेदपुर में है? मैं फिर स्तब्ध था। जी बाबा, आपको गुमान था ना कि कुसुम से ज्यादा मोहब्बत और कोई लड़की आपसे नहीं कर सकती। देखिए, कावेरी ने आपको गलत साबित कर दिया। आपको अचानक गायब होने के बाद सबने आपको बहुत खोजा, पर जब आप नहीं मिले तो कावेरी ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी जिंदगी आपकी अम्मा की सेवा में व्यतीत करेगी। वो किसी स्कूल में पढ़ाती है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही अपना और अम्मा का जीवन चला रही है। पता नहीं आप और कावेरी कैसे इंसान है। कावेरी की बातों को सुनकर मेरा पाषाण हृदय आखिरकार पिघल गया। मैंने सोचा था कि कावेरी दिल्ली वापस चली जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ मेरी सोच के विपरीत हो गया। जिंदगी मजाक पे मजाक कर रही थी। मैं जब भी सोचता हूं कि अब जिंदगी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, तभी जिंदगी अपना पासा फेंकती है। अब मैं यहां सुकून की जिंदगी जी रहा था, पर जिंदगी ने फिर से कृष्णा के सहारे मुझे धर लिया। आप अपने नसीब से नहीं भाग सकते हैं, चाहे आप भले जहन्नुम में जाकर छुप जाएं। जीवन आपको खोज कर आपके हिस्से का फल देता है। ये क्या है बाबा? कृष्णा ने मेरे पास पड़े कागज को उठाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही लिख लिया था, मैंने कहा। कृष्णा ने पढ़ना शुरू किया। कभी नीर बन नयन में तुम बसने लगे, कभी स्वप्न बन रात्रि में तुम चरने लगे, कभी चंद्रमा कभी नक्षत्रों में तुम दिखने लगी, कभी इंद्रधनुष के रंगों में तुम सजने लगे, कभी तपन के बाद की बौछारों में तुम महकने लगी, कभी बसंत के फूलों में तुम मुस्कुराने लगी, कभी प्रभात की ठंडी पवन सी तुम चलने लगे, कभी संध्या की आरती में तुम गूंजने लगी, कभी कृष्ण की राधा में तुम दिखने लगी, कभी सिया की प्रतीक्षा में तुम रहने लगी। तुम हर स्थल हर वस्तुओं में बसने लगी, तुम दूर रहकर भी मुझ में ही जीने लगी। वाह वाह वाह, मतलब आपके अंदर की कविता अब तक जिंदा है, कृष्णा ने कहा। बस यूं ही कभी कभी लिख लेता हूं, मैंने धीरे से कहा। और किसके लिए लिखे? कृष्णा ने मुझे देखते हुए पूछा। जब उसने इतना रिसर्च कर लिया है मुझ पर, तो उसे कुसुम के विषय में पता जरूर होगा। किसी के लिए नहीं, मैंने उत्तर दिया। आज भी नहीं भूले ना कुसुम को? उसने पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था। नहीं, मैंने धीरे से कहा। कुसुम खुश है अपनी जिंदगी में, कृष्णा ने कहा। मैंने उसे देखा।
हाँ, वो जहाँ भी होगी खुश होगी। इस दुनिया से दूर शायद कोई और दुनिया ज़रूर होगी जहाँ वो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैंने कहा, बाबा वो इसी दुनिया में है। कृष्णा ने देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर तेज था। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। कुसुम को मरे हुए वर्षों बीत गए। आखिर कृष्णा क्या कहना चाहता था? कौन सा राज था उसके पास? अगले अंक में जानेंगे। नमस्कार।